वेलकम डियर फ्रेंड्स। इंडियन पॉलिटी के लेक्चर 4 में हमने सोर्सेज ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में पढ़ा था। आज लेक्चर 5 में हमारा टॉपिक है प्रिम्बल, पार्ट्स एंड शेड्यूल्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। हर एक कॉन्सेप्ट को मैं क्लियर करूंगा, आप कंसंट्रेशन के साथ पूरा लेक्चर सुनते रहना। दोस्तों ज़रा इमेजिन करें 1940 का दौर, जब दुनिया जंगों में झुलस रही थी और इंडिया गुलामी की जंजीरों में जकड़ा हुआ था। उसी दौरान एक बहुत बड़ा ख्वाब देखा गया, एक आज़ाद, खुद मुख्तार, इंसाफ पसंद मुल्क का ख्वाब। उसी ख्वाब को लफ्ज़ों की शक्ल दी गई कॉन्स्टिट्यूशन के प्रिम्बल में, जो कुछ इस तरह शुरू होता है। हम इंडिया के लोग पूरे अज़्म के साथ ये तय करते हैं कि इंडिया को एक खुद मुख्तार, सोशलिस्ट, सेकुलर, डेमोक्रेटिक और रिपब्लिक बनाया जाएगा। ये सिर्फ एक सेंटेंस नहीं था, बल्कि ये उस विजन का ऐलान था जिस पर इंडिया की बुनियाद रखी गई। प्रिम्बल का कॉन्सेप्ट सबसे पहले अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन में आया। जब इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन बनाया जा रहा था तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने एक करारदाद पेश की, जिसको ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन कहा जाता है। उसी ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन की बुनियाद पर प्रिम्बल तैयार किया गया। तो प्रिम्बल कोई आम डॉक्यूमेंट नहीं है, ये एक फिलॉसफी है, एक विजन है जिस पर पूरा कॉन्स्टिट्यूशन खड़ा है। प्रिम्बल के स्टार्टिंग वर्ड्स है वी द पीपल ऑफ इंडिया। यहाँ से पता चलता है कि इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन का सोर्स क्या है, यानी इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन के बनाने वाले इंडिया के सारे लोग हैं। इसके बाद प्रिम्बल में है नेचर ऑफ इंडियन स्टेट, यानी इंडिया कैसा होना चाहिए। पहला इसमें आता है सॉवरेन, यानी खुद मुख्तार। इंडिया जो भी फैसले लेगा वो इंडिया के लोग खुद लेने चाहिए, कोई बाहरी ताकत इंडिया के फैसले नहीं कर सकती। फिर है सोशलिस्ट, यानी इश्तिराकी या समाजवादी। फिर है सेकुलर, यानी गैर मजहबी, यानी कोई भी रिलीजन इंडिया में किसी रिलीजन से ऊपर या नीचे नहीं है, सारे बराबर है। फिर है डेमोक्रेटिक, यानी जमहूरी, यानी इंडिया में लोगों का रूल चलेगा। फिर है रिपब्लिक, यानी जमहूरिया, यानी इंडिया का सुप्रीम पावर इंडिया के लोग हैं। इसके अलावा प्रिम्बल में 3 किस्म की जस्टिस डिफाइन की गई है, यानी कि इंडिया के लोगों को 3 किस्म की जस्टिस मिलेगी। पहला है सोशल जस्टिस, फिर इकोनॉमिक जस्टिस और फिर पॉलिटिकल जस्टिस। इसके बाद 5 किस्म की लिबर्टी, यानी 5 किस्म की आज़ादी, जिसमें पहला है लिबर्टी ऑफ थॉट, फिर है एक्सप्रेशन, बिलीफ, फेथ और वर्शिप। फिर 2 किस्म की इक्वलिटी, पहला है इक्वलिटी ऑफ स्टेट्स और इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी। 2 किस्म की फ्रेटर्निटी, यानी 2 किस्म की बरादरी होगी। पहला है डिग्निटी ऑफ द इंडिविजुअल, यानी हर एक इंडिविजुअल की गरिमा या वकार। दूसरा है यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ द नेशन, यानी इंडिया की अखंडता बनाए रहनी चाहिए। इसके अलावा प्रिम्बल में कॉन्स्टिट्यूशन अडॉप्ट करने का डेट भी मेंशन किया गया है, जो 26 नवंबर 1949 है। साथ ही ये भी याद रख लो 42nd अमेंडमेंट जो की गई थी 1976 में कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, इंदिरा गांधी गवर्नमेंट के टाइम पे, इसमें प्रिम्बल के अंदर 4 वर्ड्स ऐड किए गए थे, जिनमें पहला है सोशलिस्ट, फिर सेकुलर, फेथ और इंटीग्रिटी। इस प्रिम्बल के 4 कंपोनेंट्स है। पहला है अथॉरिटी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, यानी इख्तियार किसके पास होगा, किसी बादशाह के पास नहीं, किसी गैर मुल्की ताकत के पास नहीं, बल्कि इंडिया के लोगों के पास, यानी आम लोग ही असल ताकत है इंडिया में। दूसरा है नेचर ऑफ इंडियन स्टेट, यानी हमारा मुल्क कैसा होगा। इसमें आता है सॉवरेन, यानी खुद मुख्तार, सोशलिस्ट, यानी समाजवादी, सेकुलर, यानी गैर मजहबी, डेमोक्रेटिक, यानी जमहूरी, और रिपब्लिक, यानी जमहूरिया। तीसरा है ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, यानी मकासद क्या है, हमारी हुकूमत किन उसूलों पर चलेगी। इसमें है इंसाफ, आज़ादी, बराबरी और भाईचारा। चौथा है डेट ऑफ एडॉप्शन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ये है 26 नवंबर 1949। अब ये देखते हैं कि क्या प्रिम्बल कॉन्स्टिट्यूशन का हिस्सा है या नहीं।
1960 में बैरोबेरी यूनियन केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि प्रिम्बल कॉन्स्टिट्यूशन के मुख्तलिफ आर्टिकल्स के पीछे ऑब्जेक्टिव्स को जाहिर करता है, लेकिन इसके बावजूद सुप्रीम कोर्ट ने वज़ह तौर पर राय दी कि प्रिम्बल कॉन्स्टिट्यूशन का हिस्सा नहीं है। इसके बाद 1973 में केशव नंदा भारती केस में सुप्रीम कोर्ट ने पिछली राय को रिजेक्ट किया और ये कहा कि प्रिम्बल कॉन्स्टिट्यूशन का हिस्सा है। इसके बाद 1995 में LIC ऑफ इंडिया केस में सुप्रीम कोर्ट ने फिर कहा कि प्रिम्बल कॉन्स्टिट्यूशन का लाजमी हिस्सा है। साथ ही ये भी याद रख लो, प्रिम्बल न लेजिस्लेचर के पावर्स को बढ़ाता है और न ही लेजिस्लेचर के पावर्स को कम करता है। इसके अलावा प्रिम्बल के प्रोविजंस किसी भी कोर्ट ऑफ लॉ में इन्फोर्सिएबल नहीं है, यानी ये प्रोविजंस किसी भी अदालत में नाफिजुल अमल नहीं हो सकते। अब सवाल ये आया कि प्रिम्बल में कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 368 के तहत अमेंडमेंट की जा सकती है या नहीं। ये 1973 में पहली बार केशव नंदा भारती केस में बात सामने आ गई तो दलील दी गई कि प्रिम्बल चूंकि कॉन्स्टिट्यूशन का हिस्सा नहीं है, इसलिए इसमें अमेंडमेंट नहीं की जा सकती। पेटिशनर ने बहस करते हुए कहा कि आर्टिकल 368 के तहत अमेंडमेंट करने के पावर को कॉन्स्टिट्यूशन की बुनियादी खुसूसियत को ख़त्म करने या नुकसान पहुंचाने के लिए इस्तेमाल नहीं किया जा सकता, क्योंकि ये प्रिम्बल में दर्ज है। इसके बावजूद सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि प्रिम्बल कॉन्स्टिट्यूशन का हिस्सा है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि बैरोबेरी यूनियन केस 1960 में दी गई इस बारे में राय गलत थी और फैसला दिया कि प्रिम्बल में अमेंडमेंट की जा सकती है, लेकिन शर्त यह है कि अमेंडमेंट कॉन्स्टिट्यूशन की बुनियादी खुसूसियत को ख़त्म नहीं करनी चाहिए। अब इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट्स और आर्टिकल्स देख लो। जिस वक्त इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया, यानी ओरिजिनली इस कॉन्स्टिट्यूशन में एक प्रिम्बल के अलावा 395 आर्टिकल्स, 22 पार्ट्स और 8 शेड्यूल थे। अब इस टाइम अगर देखें तो एक प्रिम्बल के अलावा 448 आर्टिकल्स, 25 पार्ट्स और 12 शेड्यूल है। अब इन सारे पार्ट्स को एक एक करके टेबल में देख लो। पार्ट 1 में आता है यूनियन एंड इट्स टेरिटरी, ये आर्टिकल 1 से 4 तक है। पार्ट 2 में है सिटीजनशिप, आर्टिकल 5 से 11 तक। पार्ट 3 में है फंडामेंटल राइट्स, आर्टिकल 12 से 35। पार्ट 4 में है डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, आर्टिकल 36 से 51 तक। पार्ट 4A में है फंडामेंटल ड्यूटीज, जो आर्टिकल 51A में आता है। पार्ट 5 में है यूनियन गवर्नमेंट, जो आर्टिकल 52 से 151 तक है। इस पार्ट 5 का चैप्टर 1 है एग्जीक्यूटिव। इसी तरह से दूसरा पार्ट है पार्लियामेंट, तीसरा पार्ट है लेजिस्लेटिव पावर्स ऑफ प्रेसिडेंट। इसी तरह से पॉज करके देख लो। पार्ट 6 में आता है स्टेट गवर्नमेंट्स, जो आर्टिकल 151 से 237 तक है। बाकी इसके चैप्टर्स पॉज करके देख लो। पार्ट 7 के बारे में याद रखना, इसमें वो प्रिंसली स्टेट्स आते थे जिन्होंने एक्सेशन कर लिया था इंडिया के साथ, जिनको पार्ट B स्टेट्स कहा जाता था। फिर 7th अमेंडमेंट में जब रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टेट्स हुआ तो इस पार्ट को डिलीट कर दिया गया। पार्ट 8 में है यूनियन टेरिटरीज, पार्ट 9 में पंचायत, पार्ट 9A में म्यूनिसिपैलिटीज, पार्ट 9B में आता है कोऑपरेटिव सोसाइटीज। इसी तरह से आगे पास करके देख लो। पार्ट 14 में है सर्विसेज अंडर यूनियन एंड द स्टेट्स, इसमें चैप्टर 1 है सर्विसेज और चैप्टर 2 है पब्लिक सर्विस कमीशन। पार्ट 14B में आता है ट्रिब्यूनल्स और पार्ट 15 में है इलेक्शंस, जो आर्टिकल 324 से आर्टिकल 329A तक आता है। बाकी इसमें भी पॉज करके देख लो। अब ये देख लो कि 1949 में कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में 22 पार्ट्स थे और अब तक ये 25 पार्ट्स कैसे हो गए। पहला ये कि पार्ट 7 डिलीट किया गया 1956 की 7th अमेंडमेंट से। इसी तरह से पार्ट 4A और पार्ट 14A 1976 की 42nd अमेंडमेंट में ऐड किए गए। इसी तरह से पार्ट 9A
1992 की 74th अमेंडमेंट से ऐड किया गया। इसी तरह से एक और पार्ट 9B ये 2011 की 97th अमेंडमेंट से ऐड किया गया। अब इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के शेड्यूल्स देख लो। ये शेड्यूल्स एक रेफरेंस सेक्शन की तरह होते हैं कॉन्स्टिट्यूशन में, जो कुछ आर्टिकल्स के बारे में एक्स्ट्रा डिटेल्स प्रोवाइड करते हैं। इस एक्स्ट्रा डिटेल की वजह से हम उन आर्टिकल्स को सही तरह से इम्प्लीमेंट कर पाते हैं। पहले शेड्यूल में आता है नेम्स ऑफ स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज एंड देयर टेरिटोरियल ड्यूरिसडिक्शन। ये आर्टिकल 1 और आर्टिकल 4 को कवर करता है। इसी तरह से शेड्यूल 2 में आता है प्रोविजंस रिलेटिंग टू एमोलमेंट्स, एलोवेंसेस, प्रिविलेजेस, बाकी चीज़ें जो प्रेसिडेंट, गवर्नर्स ऑफ स्टेट्स वगैरह की होती है, वो सारे ये कवर करता है। अब ये आर्टिकल देख लो कौन कौन सा कवर करता है, 59, 65, 75, बाकी पॉज करके देख लो। इसी तरह से तीसरा शेड्यूल जो है ओथ और एफर्मेशंस के बारे में है, ये भी देख लो कौन कौन से आर्टिकल्स कवर करता है। इसी तरह से चौथा, पांचवा शेड्यूल देख लो। इसी तरह से 8वें शेड्यूल में आता है लैंग्वेजेस रिकॉग्नाइज्ड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन। ये आर्टिकल 344 और आर्टिकल 351 को कवर करता है। इसी तरह से 9th शेड्यूल भी पॉज करके देख लो। 10th शेड्यूल रिलेट करता है डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेचर के साथ। ये आर्टिकल 102 और आर्टिकल 191 को कवर करता है। इसी तरह से बाकी शेड्यूल्स भी पॉज करके देख लो। थैंक यू।